हेलो गाइज, हमारी जो भेड़ की नस्ल है वो पूरी हो गई थी। आज हम पढ़ने वाले हैं ऊँट की नस्ल। जो पशु परीक्षक भर्ती है उसको ध्यान में रखते ये वीडियो बनाई जा रही है। ओके, ऊँट की नस्ल। ऊँट की नस्ल। ऊँट का वैज्ञानिक नाम देखें। ऊँट दो प्रकार के होते हैं, पहली बात तो बता दूं। पहला है एक कुबड़ वाला, एक कुबड़ वाला। इसका वैज्ञानिक नाम देखें एक कुबड़ वाले का तो कैमेलस ड्रोमेडेरियंस। कैमेलस ड्रोमेडेरियंस, कैमेलस ड्रोमेडेरियंस एक कुबड़ वाला। याद रखें, ट्रिक बता दूं। ड्रो आ गया यहाँ पे, ड्रो आ गया ना, ड्रोमेडेरियंस मतलब ड्रो, ड्रो मतलब दो। तो जहां पर ड्रो आ गया वो दो कुबड़ वाला नहीं होगा। ओके, यही ट्रिक है इसकी, नहीं तो कंफ्यूज बहुत हो गए। इसके जो गुणसूत्र बात करूं, चौहत्तर इसके गुणसूत्र होते हैं, 74। ओके, ये अगर पाया कहां कहां जाता है? भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, लीबिया, मोरक्को, इन स्थानों पर पाया जाता है। दूसरा आ गया दो कुबड़ वाला। दो कुबड़ वाला कौन सा है? इसका मैं वैज्ञानिक नाम की बात करूं तो कैमेलस बैक्टीरियंस। कैमेलस बैक्टीरियंस, कैमेलस बैक्टीरियंस, दो कुबड़ वाला कैमेलस बैक्टीरियंस। कभी ये मत लगा देना कैमेलस ड्रोमेडेरियंस, ड्रो यानी दो होता है, मतलब दो कुबड़ वाला नहीं है। ठीक है, जहां पर ड्रो आ गया वहां पर दो वाला नहीं होगा। जहां पर ड्रो आ गए वहां पर दो वाला नहीं होगा। ये ट्रिक है, नहीं तो कंफ्यूज बहुत हो गए। जहां पर दो कुबड़ वाला आ गया ना वहां पर ड्रो नहीं होगा। समझ आ गई? गुणसूत्र बात करें, गुणसूत्र है इसके 60। पाया कहां पर जाता है? भारत में लद्दाख, भारत में लद्दाख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। दो कुबड़ वाले ऊंट कहां पर पाए जाते हैं? भारत में लद्दाख में पाए जाते हैं। ओके, इसके अलावा और कहां पर पाए जाते हैं? कजाकिस्तान, मंगोलिया, ओके। अच्छे से देख लेना, एक ऊपर वाले गुणसूत्र होते हैं 74 और इसके होते हैं 70। अगर पूछे ऊंट के बारे में गुणसूत्र कितने होते हैं? 2n बराबर 74। ओके, कुल पूछे तो कुल कौन सा? कैमिलिडी। कैमेलिडी, कुल कैमिलिडी, ऊंट का कुल कैमिलिडी, ऊंट का कुल कैमिलिडी, ऊंट का कुल कैमिलिडी, ऊंट का कुल कैमिलिडी। सर्वाधिक ऊंट कहाँ पर पाए जाते हैं?
भारत में सर्वाधिक ऊँट पाए जाते राजस्थान में। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट, राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट। कुल इसका केमिलिटी 2n बराबर 74 इसके गुणसूत्र होते हैं। 2 कुबड़ वाला वैज्ञानिक नाम बताओ, 2 कुबड़ वाला मतलब ड्रो नहीं आएगा, मतलब कैमेलस बैक्टीरियंस, और 1 कुबड़ वाले का कैमेलिस ड्रोमेडेरियंस। गुणसूत्र 2 कुबड़ वाले का कितने होते हैं 70, और 1 कुबड़ वाले का कितना होता है 74। ठीक है। रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। राजकीय पशु, आप सभी को पता है राजकीय पशु ऊंट है, लेकिन कब बनाया गया था? राजकीय पशु 30 जून 2014 को। 30 जून 2014 को राजकीय पशु किस बनाया गया था? किसको? ऊंट को। ऊंट को राजकीय पशु कब बनाया गया? 30 जून 2014। इंपॉर्टेंट है। ओके। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। केंद्र कहाँ है? जोहड़बीड़ बीकानेर। जोहड़बीड़ बीकानेर। अगला ऊंट विकास बोर्ड। कहाँ पर? जोधपुर। ऊंट विकास बोर्ड जोधपुर। ऊंट विकास बोर्ड जोधपुर। लेकिन ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर। आगे चलें। ऊंट में जो ऊंट की जो परत होती है, जो त्वचा होती है, उसमें बाल अधिक होते हैं, तो मोटी परत हो जाती है, तो वो क्या करते हैं? कुचला का कार्य करता है, इंसुलेटर। बालों की परत इंसुलेटर। कार्य करती है। एक चीज अब ध्यान से सुनना, ऊंट के कुबड़ में जो वसा का जमाव होता है, आप सभी को पता है ऊंट के कुबड़ में वसा का जमाव होता है, और जो उसकी त्वचा है वो मोटी होती है, जिसके कारण क्या होता है? पसीना कम आता है। यही कारण है कि ऊंट तकरीबन 10 दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। ओके। कुबड़ में वसा के जमाव के कारण जमा हुआ है मोटी त्वचा। मोटी त्वचा के कारण करीब 10 दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। इस आगे चलें। ऊंट को अपने शरीर भार का
अपने शरीर भार का 1.5 से 2 kg शुष्क चारा खिलाना चाहिए। अगला कि 75 से 150 ग्राम साधारण नमक देना चाहिए। साधारण नमक क्यों देना चाहिए भाई? बता दिया साधारण नमक देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? कि भाई हम खाते हैं तो उसको भी दे देते हैं नमक? नहीं, उसको क्या है, पाचन क्षमता है, पाचन क्षमता को बढ़ाने के लिए नमक दिया जाता है। सभी पशुओं को नमक देना आवश्यक है क्योंकि उसकी पाचन क्षमता बनी रहे। ऐसा नहीं है कि भाई सब्जी में नमक नहीं था, हमको अच्छा नहीं लगता उसको भी नमक दे दिया। उसकी पाचन क्षमता अच्छी रहती है। ओके, वजन ढोने वाले ऊंट को 25% पोषक तत्व आहार के रूप में चाहिए। जितना दे रहे हैं उतना तो देना ही चाहिए, लेकिन जो भार ढोने वाले जो ऊंट होते हैं उनको क्या 25% एक्स्ट्रा पोषक तत्व आहार के रूप में देने चाहिए। 25% एक्स्ट्रा। दूसरी बात इधर लिख देते हैं, ऊंट को 25% हरा चारा देना चाहिए। कितना देना चाहिए? 25% हरा चारा खिलाना चाहिए उसको। अगला, मध में आने का समय कितना है? सर्दियों में। हीट पीरियड यानी मध में आने का समय कौन सा है? सर्दियों में होता है। हीट पीरियड जानते हैं ना, प्रजनन के लिए मध में आते हैं, तो मध में आने का समय कब है? सर्दियों में होता है। ओके, इसको पाली में आना भी बोलता है। ओके, अगला देखें, ऊंट होता है उसको जो स्थान कितना घेरता हो, कितने स्थान की आवश्यकता होती है पालते हैं तब? तो 70 से 100 वर्ग फुट। आवश्यकता कितनी होती? 70 से 100 वर्ग फुट स्थान की आवश्यकता होती है। आगे देखें तो ऊँटनी के दूध में कौन कौन से जो तत्व होते हैं वो देखो। ऊँटनी के दूध में तत्व कितने होते हैं? लाइसोजाइम या इंसुलिन।
लाइसोजाइम व इंसुलिन। इसके आगे देखें तो जो दूध होता है ऊँटनी का, उसमें जो विटामिन डी है, वो दूध होता है, दुग्ध में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। पाया जाता है। अगला देखें तो जो ऊँट है उसको कितने पानी की आवश्यकता होती है, तो 18 से 36 लीटर पानी की आवश्यकता होती है उसको। ऊँट को 18 से 36 लीटर, LTR 18 से 36 लीटर, ऐसे नहीं एक गड्डी पी के हो गया। ओके, एक जगह से पार नहीं पड़ती ऊँट की। ऊँट को चाहिए 18 से 36 लीटर पानी की आवश्यकता, ठीक है, प्रतिदिन होती है भाई ये, प्रतिदिन। इसके बाद देखें तो एक बार में कितना पानी पी सकता है, पर डे तो इतनी आवश्यकता होती है, एक बार में पी सकता है 135 लीटर तक पानी पी सकता है। (135 LTR लीटर तक पानी पी सकता है। पानी पी सकता है। ओके, अगला जो एक ऊँट होता है वो एक सर्द रात में कितनी दूर चल सकता है, 90 से 100 किलोमीटर एक सर्द रात में। नब्बे से 100 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। अगला देखें, RBC रेड ब्लड कब सेल्स। रेड ब्लड कब सेल्स जो कैसी होती है, अंडाकार होती है। दो होती है ना, RBC होती है, WBC होती है, ठीक है, वाइट ब्लड कब सेल्स और रेड ब्लड कब सेल्स। तो ये कौन कैसी होती है, अंडाकार होती है। तो ऊँट क्या है, इसका आकार 240 तक बड़ा कर सकता है। RBC का आकार 240 तक बढ़ा सकता है। ओके, इसके बाद में देखें ऊँट की कुबड़ होती है। कुबड़ का घेरा होता है, घेरा कितना होता है, उसकी लंबाई की बात करूँ मैं तो लंबाई होती है 50 सेंटीमीटर और घेरा कितना होता है, 200 सेंटीमीटर। मतलब जो ये होगा, ये ऊँट की कुबड़ हो गई। ओके, तो इसका ये घेरा है, ये तो हो गया 200 सेंटीमीटर का, और जिसकी ये लंब हो गई ऊंचाई या लंबाई कितना हो गई, 50 सेंटीमीटर ऊंचाई लगा लो यहाँ पे। ठीक है, अगला देखें
जो प्रजनन की उम्र है, प्रजनन की उम्र कितनी होती है मादा की, देखे अगर 3 से 4 वर्ष और नर की 5 से 6 वर्ष। प्रजनन की उम्र मतलब पहली बार जब बच्चा देने के सक्षम होती है, ओके, नर व मादा, ओके, कितनी होती है, नर की होती है 5 से 6 वर्ष और मादा की होती है 3 से 4 वर्ष। अगला देखें, जब ऊंट मद में आता है, ठीक है, मद में या गर्मी में आता है, उसको क्या बोलते हैं, रट या मस्ट, रट या मस्ट, या पाली में आना, पाली में आना। अगला देखें, जिस ऊंट पर भार ढोया जाता है, उस ऊंट को क्या बोलते हैं, भार ढोने वाले ऊंट को क्या बोलते हैं, लद्दू ऊंट। लद्दू ऊंट बोलोगे और इसकी जो भार ढोने की क्षमता है 3 से 4 क्विंटल, 3 से 4 क्विंटल की क्षमता होती है। अगला देखें, जो सवारी करते हैं, बैठते हैं ऊंट पर, बैठ के सवारी करते हैं। आप जैसलमेर साइड गए होंगे तो देखे होंगे कि जो ऊंट पर बैठ कर सवारी करते हैं, उस ऊंट को क्या बोला जाता है, कि बैठने वाले ऊंट को क्या बोलते हैं, सवारी ऊंट, सवारी ऊंट बोलते हैं। और जो प्रजनन के काम आता है, उसको क्या बोलते हैं, माटी ऊंट, माटी ऊंट, प्रजनन के काम आने वाला ऊंट माटी ऊंट, प्रजनन के काम वाला ऊंट माटी ऊंट, ठीक है। बैठने वाला ये सिंपल है, सवारी ऊंट, इसको लद्दू ऊंट बोल। जब मध्य में आता है या गर्मी में आता है तो उसको क्या बोलते हैं, रट या मस्ट बोलते हैं। आगे देखें, ऊंट पालने वाली जाति कौन सी है, राइका या रेबारी, रेबारी बोलते हैं, राइका बोलते हैं। ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता कौन है, पाबूजी। ऊंटों के देवता बाबूजी, सबको पता है, नॉर्मल ज़्यादा कुछ नहीं है। ऊंट का आवाज़ निकालना, उसको क्या बोलते हैं, घुर्राना। ओके, जो बधियाकृत नर है, उसको क्या बोलते हैं, गिल्डिंग। बिल्डिंग नहीं रही, गिल्डिंग, गिल्डिंग नहीं रे बाबा, बिल्डिंग नहीं रे बाबा, गिल्डिंग। ओके, इसके बाद देखते हैं
भार, ऊंट का औसत भार कितना है? तो नर की बात करूँ मैं तो 500 से 750। अगर मादा की बात करें तो मादा का कितना है? 400 से 600 केजी। नवजात है, नवजात का कितना होता है? 35 से 40 केजी। ओके। अगला, जब बच्चा 2 वर्ष के अंतराल पर देती है, दो वर्ष के अंतराल में, बच्चा 2 वर्ष के अंतराल पर देती है, जो भारत में ऊंट की नस्ल कितनी है? ऊंट की नस्ल 9 नस्लें भाई। ऊंट की 9 नस्ल होती है। बीकानेरी हो गया, जैसलमेरी हो गया, कच्छी हो गया, सांचौरी हो गया, बहुत है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? 3-4 है। नस्ल की बात करें तो पहली नस्ल है बीकानेरी। बीकानेरी मूल स्थान कहाँ पर है भाई? बीकानेर। बीकानेर है तो बीकानेर होगा। बीकानेर किसके संकरण से बना है? सिंधी व बलूची। सिंधी व बलूची बीकानेर, सिंधी व बलूची बीकानेर, सिंधी व बलूची बीकानेर, सिंधी व बलूची बीकानेर। अगला, सबसे ऊंची नस्ल सबसे ऊंची नस्ल है। अगला, विश्व की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? बीकानेरी है। ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल बीकानेरी। सबसे सुंदर नस्ल बीकानेरी, सबसे सुंदर नस्ल बीकानेरी, सबसे सुंदर नस्ल बीकानेरी। अगला देखें, खोपड़ी ऊंची उठी हुई, जहां खोपड़ी खत्म होती है वहां गहरा गड्ढा, गड्ढा उसको क्या बोलते हैं? स्टॉप। उसको क्या बोलते हैं कि खोपड़ी ऊंची उठी हुई होती है, लेकिन जहां खोपड़ी खत्म होती है वहां पर क्या होता है? गहरा गड्ढा होता है। उसको क्या बोलते हैं? स्टॉप बोलते हैं। उसको स्टॉप बोलते हैं। अगला, आंखों या पलकों पर बाल होते हैं।
पर बाल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, झीपरा या झीपराज। या झीपराज, झीपरा या झीपराज। क्यों बोलते हैं, आंखों या पलकों पर क्या होता है, गहरे बाल होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, झीपरा या झीपराज। कृषि में उपयुक्त होता है, कृषि में उपयुक्त होता है। और जो इसकी जमीन से थुई तक लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 फीट। जमीन से थुई तक, कुबड़ है, थुई मतलब कुबड़ तक लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 फीट। एक बार दोबारा देख लेना। बीकानेरी है, मूल स्थान कहाँ है, बीकानेर है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। सिंधी और बलूची के संकरण से बना है, सबसे ऊंची नस्ल है, सबसे ऊंची नस्ल है। और विश्व की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी, बीकानेरी। विश्व की सबसे सुंदर नस्ल बीकानेरी, 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 सबसे सुंदर बीकानेरी, सबसे सुंदर बीकानेरी। बीकानेरी बनी किससे, सिंधी व बलूची। बीकानेरी सिंधी व बलूची, सिंधी व बलूची, बीकानेरी सिंधी व बलूची। आगे देखें, खोपड़ी ऊंची उठी हुई होती है, और जहाँ पर खोपड़ी खत्म होती है ना, वहाँ पर एक गहरा गड्ढा होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टॉप बोलते हैं। स्टॉप, 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 समझ आ गई, स्टॉप। आंखों या पलकों पर बाल होते हैं, गहरे बाल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, झीपरा या झीपराज, झीपरा या झीपराज। ओके, कुछ भी एक ही याद कर लेना। कृषि के लिए उपयुक्त होता है, और जो जमीन से थुई तक इसकी लंबाई होती है 10 से 12 फीट होता है। अगली देखें, जो दूसरी नस्ल हमारी, अगला देखें जैसलमेरी। जैसलमेरी, इसमें एक और पॉइंट है, रंग गहरा और वह काला जैसा होता है, गहरा काला जैसा होता है। जैसलमेरी, इसका मूल स्थान जैसलमेर, वह पाक सिंध प्रांत, हल्के भूरे, सॉरी पहले इसकी जो नाचना ऊंट के नाम से इसको पुकारते हैं, यानी प्रसिद्ध है नाचना ऊंट के नाम से। नाचना ऊंट जैसलमेरी, नाचना ऊंट जैसलमेरी, नाचना ऊंट जैसलमेरी, नाचना ऊंट जैसलमेरी। नाचना ऊंट जैसलमेरी, ठीक है। रंग हल्का भूरा, छोटे व पतले, छोटे व पतले होते हैं। कार्यों के लिए सेना व आर्मी के कार्यों के लिए क्या है, ये काम में लिए जाते हैं। आगे सवारी के लिए उपयुक्त, सेना काम में ले रही, मतलब सवारी के लिए उपयुक्त है, तभी ले रही होगी। इसके बाद यहां लिख देते हैं, सबसे
तेज वाली नस्ल, सबसे तेज चलने वाली नस्ल होती है। अगला देखें, आगे एक सर्द रात में 110 से 140 किलोमीटर दूरी कर एक रात में कितनी दूरी तय कर सकता है? 110 से 140। इसके बाद में देखें मेवाड़ी, मेवाड़ी मूल स्थान मेवाड़ यानी उदयपुर के आसपास वाला क्षेत्र। उदयपुर के आसपास वाला क्षेत्र। नस्ल पंजाब के ऊंटों से विकसित की गई है। पंजाब के ऊंटों से विकसित की गई है। रंग हल्का भूरा, आंखें छोटी, लटका हुआ, नीचे का होठ लटका हुआ, कृषि कार्य हेतु उपयुक्त। उपयुक्त कृषि कार्य हेतु उपयुक्त होता है। मेवाड़ी मूल स्थान मेवाड़ यानी उदयपुर के आसपास वाला क्षेत्र। यह नस्ल पंजाब के ऊंटों से विकसित की गई है। रंग हल्का भूरा, आंखें छोटी, नीचे का होठ लटका हुआ। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ओके, नीचे का होठ लटका हुआ, कृषि कार्य हेतु उपयुक्त होता है। ये नस्ल ऊंटों की नस्ल है जो कंप्लीट हो गई हमारी। अगली क्लास में देखेंगे हम मुर्गी की नस्ल।